केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। दुबई से लौट रहा एयर इंडिया का विमान रनवे के दौरान फिसल गया और आगे मौजूद खाई में जा गिरा। हादसे की वजह से विमान के 2 टुकड़े हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान विमान के अगले हिस्से को हुआ, जिसकी वजह से कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में पायलट रनवे का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए और विमान फिसलते हुए आगे खाई में चला गया। हालांकि पायलट ने विमान को ठीक से लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन रनवे पर पानी भरे होने की वजह से विमान बेकाबू हो गया। फ्रंट पोर्शन पूरे डैमेज हो चुका है। ये 30 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और विमान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। तेज बारिश की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलें आईं। हालांकि बचाव दल ने तेजी के साथ विमान में मौजूद यात्रियों को निकालना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त विमान में कुल 190 लोग मौजूद थे, जिनमें चालक दल के 6 सदस्य और 184 यात्री शामिल थे। केरल के जिस कोषिकोड हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ, उसे अपने टेबल टॉप रनवे की वजह से दुनिया के खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है, क्योंकि इस तरह के रनवे काफी मुश्किल माने जाते हैं और यहाँ लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त पायलटों को काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि टेबल टॉप रनवे किसी मैदानी इलाके में मौजूद रनवे की तरह नहीं होते। इन्हें पहाड़ों को समतल करके बनाया जाता है, जिस वजह से रनवे के आगे पीछे ढलान या खाई होती है। कई बार तो ये खाई काफी गहरी होती है। यही वजह है कि ऐसे टेबल टॉप रनवे पर विमान की लैंडिंग या टेक ऑफ काफी मुश्किल माना जाता है और अगर जरा सा चूके तो विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर सकता है। ऐसे में यह विमान को उतारने या उड़ाने के लिए पायलट का अनुभवी होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि हादसे का शिकार हुए बोइंग 737 विमान को एयर इंडिया के एक बेहद अनुभवी पायलट दीपक बसंत साठे उड़ा रहे थे। विंग कमांडर साठे इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे और वायुसेना ने उन्हें उनकी काबिलियत के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा था। इसके अलावा वो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी थे। बेहद अनुभवी साठे बोइंग 737 से पहले वो एयरबस 310 भी उड़ा चुके थे। उत्तर प्रदेश के महोबा में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा गया। आरोप है कि टीचर ने छात्रा को उसके दस्तावेज देने के बहाने उनके पास बुलाया और छेड़छाड़ की, जिसके बाद वहां से बचकर निकली छात्रा ने अपने घर वालों को बुला लिया, जिन्होंने आरोपी टीचर की जमकर पिटाई की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें छात्रा और उसकी मां टीचर को चप्पलों से पीटती नजर आई। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन छात्रा और उसकी मां बिना किसी परवाह किए आरोपी को पीटते रहे। छात्रा ने भी आरोपी के बाल पकड़कर उसे कई थप्पड़ जड़ दिए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपी टीचर को छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सरेंडर के लिए सेना की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन घर वापसी में तेजी आई है। सेना के मुताबिक कश्मीर के नौजवानों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कम हुई, जिसमें ऑपरेशन घर वापसी की भूमिका काफी अहम रही। इस ऑपरेशन के तहत मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। ये सब कैसे होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम नॉर्थ कश्मीर के लोलाब इलाके में पहुंची, जहां इसका अभ्यास किया गया। आप देख सकते हैं कि पीछे ये गांव का पूरा इलाका है और अमूमन इसी तरीके से जो है जब भी कोई ऑपरेशन होता है इसी तरीके से जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अभ्यास के दौरान सेना के जवानों ने दिखाया कि कैसे आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए पहले सेना के जवान चेतावनी देते हैं और फिर इलाके के लोगों की मदद ली जाती है। मॉक ड्रिल के दौरान ऐसा ही किया गया। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। आतंकियों के सरेंडर करने से उन्हें गिरफ्तार करने तक कैसे सेना एक्शन लेती है, ये भी बताया गया। हमारी टीम कश्मीर के ऐसे नौजवानों के परिवारों तक भी पहुंची जो कुछ साल पहले आतंकी संगठनों से जुड़ गए थे, लेकिन बाद में ऑपरेशन घर वापसी के तहत उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये रास्ता अच्छा नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें खतरा है। पिछले कुछ समय में सेना के ऑपरेशन घर वापसी में तेजी आई है, जिससे सरेंडर करने वाले आतंकियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सेना के मुताबिक 2019 में कश्मीर के 119 नौजवानों को बरगलाकर आतंकी संगठनों में भर्ती करवाया गया था, जबकि इस साल अब तक ऐसे आतंकियों की संख्या 76 पहुंच चुकी है, जिनमें कई आतंकी तो सरेंडर भी कर चुके हैं, जिनके लिए सेना के ऑपरेशन घर वापसी को काफी अहम माना जा रहा है।
हम उन पेरेंट्स के टच में हैं। हमने उनको बोला कि अगर उनके लड़के वापस नेशनल मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, हम हर लिहाज से उनकी मदद करेंगे। तो ये बड़ा अहम इंडिकेटर है कि यूथ ने भी गन कल्चर को मना किया है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में डांस करते हुए ट्रैफिक को संभालने वाला एक पुलिसकर्मी काफी सुर्खियों में है। हालांकि ब्राजील में कोरोना के कहर की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम है, लेकिन इस ट्रैफिक को संभाल रहे पुलिस वालों में एक पुलिसकर्मी अपने डांस की वजह से चर्चा में। एक चौराहे पर खड़ा ये पुलिसकर्मी डांस स्टेप और हाथों के इशारे से गाड़ियों को रुकने और चलने के निर्देश देता दिखा। उसका डांस देखकर वहां से गुजर रहे लोगों की नजर भी उस पर टिक गई। चेहरे पर मास्क लगाए पुलिसकर्मी ने भी लोगों का अभिवादन किया और फिर अपने काम में जुट गया। बताया गया कि जब से ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़नी शुरू हुई, तब से इस पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये तरीका अपनाया। बताया गया कि रियो डी जेनेरो के जिस भी चौराहे पर इस पुलिसकर्मी की ड्यूटी रहती है, वहां से गुजरने वाले लोग उसका डांस देखने के लिए कुछ देर रुक जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 65 साल के ऊपर के लोगों को काम करने पर लगी रोक हटा दी है। मतलब ये कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग अब पहले की तरह शूटिंग पर जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के शूटिंग पर जाने पर रोक लगा दी थी, जिससे परेशान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से फैसले में बदलाव की अपील की थी। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रोड्यूसर फेडरेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उद्धव सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसमें बॉबी एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे। एक और मौका देना चाहता हूँ, पांचों को, खुद को। खबर है कि केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को यूएई में आईपीएल करवाने की इजाजत दे दी। हालांकि अभी अधिकारियों ने सरकार की ओर से दस्तावेज मिलने की बात से इनकार किया, लेकिन जल्द ये कागज मिलने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा फिर शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने इसमें छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई की भी दलील दी। इस पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा कि क्या कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू की जा सकती है। अब इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि वहां हुई हिंसा के दौरान बम के हमले में इस कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग शव के पास बैठकर मातम मनाते हुए दिखाई दिए, जबकि इलाके के लोग भी सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। कुछ महिलाएं भी सड़क के बीच बैठ गईं और जैम लगा दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों के समझाने पर भी लोग शांत नहीं हुए और हंगामा करते रहे। इलाके में तनाव बढ़ता देख भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। सुशांत केस की जांच के दौरान मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से फोन पर रिया 5 बार बात करने की जानकारी सामने आते ही डीसीपी ने न्यूज 18 को सफाई दी। फोन पर हुई बातचीत में डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने बताया कि रिया से बातचीत केवल केस की जांच करने के बारे में हुई। रिया की कॉल डिटेल से पता चला कि सुशांत केस की जांच की देखरेख कर रहे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार फोन पर बात हुई। इसके अलावा कॉल डिटेल के मुताबिक 16 बार महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती की बातचीत हुई। अहम बात यह भी सामने आई है कि रिया जितनी बार सुशांत से बात करती थी, उससे ज्यादा उनका जोर सुशांत के स्टाफ को काबू करने पर रहता था। एक साल में रिया ने सुशांत को केवल 142 बार फोन किया, जबकि सुशांत के स्टाफ को रिया ने 502 बार फोन किया। उत्तराखंड के चमोली में बद्री धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर आ गया, जिसे देखकर लोग दहशत से भर गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बद्रीनाथ को जोड़ने वाले हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। इस घटना से पहले पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरते नजर आए, जिसे वहां मौजूद कुछ लोग मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसे देखकर घटना का वीडियो बना रहे लोग इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया। इसके लिए वहां खुदाई करने वाली 3 बड़ी मशीनें बुलाई गईं, जिनकी मदद से पहाड़ के गिरे हुए हिस्से को ट्रकों में भरकर वहां से हटाया गया।
दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया है। कोरोना का फायदा उठाकर मास्क की आड़ में आतंकी बच न निकले, इसके लिए पुलिस की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इस बार पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिन्हें देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शाहदरा के एक शॉपिंग मॉल से सामने आई तस्वीर में पुलिस बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी लेती नजर आई। 15 अगस्त के मद्देनजर किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए और इसकी वजह से जो है दिल्ली पुलिस हर जगह पर इस तरीके से सघन चेकिंग कर रही है। आतंकी हमले के अलर्ट की वजह से राजधानी में नाकाबंदी बढ़ाकर गाड़ियों की तलाशी भी तेज कर दी गई। मास्क पहने लोगों का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी देखे गए। इसके अलावा पुलिस वाले उनसे जुड़ी जानकारी भी लिखते नजर आए। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए अलग अलग इलाकों में किराएदारों की पहचान करने के लिए बूथ भी बनाए गए। इनमें एक बूथ पर लोगों की काफी भीड़ दिखी और इसी तरह की कड़ी सुरक्षा लाल किले पर भी दिखी। दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए लाल किले पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस कोरोना की वजह से काफी अलग होने वाला है, जिसकी एक झलक तैयारियों में देखी गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां कुर्सियों को एक दूसरे से तय दूरी पर रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जो भी आएंगे जो गेस्ट वो 6 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे और इसी तरीके से चेयर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वहाँ कड़े इंतजाम नजर आए। 300 से ज्यादा CCTV कैमरे हैं जो लाल किले और उसके आसपास के एरिया में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लगाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने समारोह के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें मास्क लगाने का भी जिक्र है। मतलब समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से इस बार समारोह में सिर्फ 5000 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। इससे पहले 15 अगस्त पर हर साल लाल किले पर करीब 39,000 लोग शामिल होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार कोरोना समारोह में स्कूल के बच्चे भी कोरोना के खतरे की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल पद की शपथ ले ली। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने उन्हें ये शपथ दिलाई। मनोज सिन्हा ने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पदभार संभाला। अब गिरीश चंद्र देश के नए CAG होंगे। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God. मध्य प्रदेश के पन्ना में खदान में खुदाई के दौरान एक मजदूर को 3 हीरे मिले। इन हीरों की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई। फिलहाल ये हीरे पन्ना हीरा कार्यालय में जमा करवाए गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप शुरू कर दिया। कैंप का आयोजन हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद अकादमी में किया गया। जो 8 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में जगह बना सकते हैं, उन्हें इस कैंप में शामिल होने का मौका दिया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सिखों से बदसलूकी के आरोप में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बदसलूकी मामले में विपक्ष के साथ ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपत्ति जताई और पूरी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले एक सिख युवक को घसीटकर ले जाते नजर आए। इसी दौरान एक और सिख युवक आगे बढ़ा तो पुलिस वाले उससे मारपीट करते दिखे। इस वीडियो को बनाने वाला शख्स दुकान लगाने पर मारपीट करने के आरोप लगाता नजर आया। पुलिस मार रही है हमको, दुकान लगाने नहीं दे रही है, दुकान लगाने नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया और विवाद की वजह एक शख्स के मुंह से शराब की बू आने पर थाने जाने से आनाकानी को बताया। पुलिस बल द्वारा उसको थाने ले जाना का कोशिश किया गया। उसी दौरान जो है उसके हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस पूरे हंगामे के दौरान कई पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे और जैसे ही ये वीडियो सामने आया, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की अराजकता सर चढ़ के बोल रही है। हालांकि विपक्ष के साथ ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस मामले को उठा लिया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी ASI और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच का ऐलान कर दिया। लेकिन इस घटना की जांच से पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने बदसलूकी के शिकार एक शख्स पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि जिन 2 लोगों से मारपीट गई उनमें से एक के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक हंगामे से पहले बाइक से जा रहे इन दोनों लोगों को रोका गया और बाइक चलाने वाले से ड्राइवर लाइसेंस दिखाने को कहा गया। इस बीच एक शख्स के मुंह से शराब की बू आई तो इन्हें थाने ले जाने को कहा, जिस पर ये लोग तैयार नहीं हुए और सख्ती करने के पर इन दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश में चीन की चालबाजी सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश के
समसरी इलाके के ठीक सामने तिब्बत के लंग कैंप में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती किए जाने के भी खबर है। इतना ही नहीं, वहां पर चीनी सेना नए हेलीपैड भी तैयार करवा रही है और अपने जवानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। अरुणाचल के पास LAC पर चीनी सेना की हलचल बढ़ने के बाद एक दिन पहले ही थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने वहां का दौरा किया और हालात की जानकारी ली थी। लखनऊ में सेना प्रमुख ने CM योगी से मुलाकात की। लखनऊ में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने CM योगी आदित्यनाथ से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने CM से नेपाल के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की। CM से मिलने से पहले सेना प्रमुख की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा वो सेना के केंद्रीय कमांड के मुख्यालय भी गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के ठिकाने से हथियार जब्त कर लिए गए, जिनमें 2 AK-47 राइफल और 4 मैगजीन शामिल हैं। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये लोग बांध के दूसरी तरफ फंसे हुए थे। फिर NDRF की टीम ने इलाके के लोगों की मदद से इन्हें वहां से निकाला। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक आदमी पर टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा। दावा है कि आरोपी धौलाना विधानसभा सीट से BSP विधायक का भतीजा है। टोल कर्मचारियों के मुताबिक टोल मांगने पर विधायक के भतीजे को गुस्सा आ गया और वो कर्मचारियों से बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में TMC के 2 गुटों में ही हिंसक झड़प हो गई। इसमें एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई। दोनों गुटों के बीच हुई बमबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने बाढ़ का गंभीर रूप ले लिया। राज्य में भारी बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें 4 लोगों की मौत कोडगू जिले के भागमंडला इलाके में हुई। जिले के हारंगी बांध से पिछले 24 घंटे में 13,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मंदिर बाढ़ के पानी से घिरा दिखा। कुछ इलाकों में तो 6 फीट से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने पर कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। वहां से एक पुल की तस्वीरें भी सामने आईं, जो नदी के पानी में डूबा दिखा। उडुपी जिले के तटीय इलाकों में तो लगातार हुई बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए। चिकमंगलुरु में भी बादलों के बरसने से तुंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे वहां कई गांवों में बाढ़ आ गई। सुशांत सिंह की जांच CBI को दिए जाने तक बिहार पुलिस ने जो जांच की उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी और सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने कोर्ट को दिए हलफनामे में लिखा है कि जानबूझकर साजिश के तहत सुशांत की छवि बनाई गई कि सुशांत डिप्रेशन में है। रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया हुआ था, जिसका मकसद करोड़ों रुपए हासिल करना था। बिहार पुलिस ने यह भी लिखा कि साजिश में रिया अकेली नहीं थी, बल्कि रिया के रिश्तेदार भी शामिल थे। एक साजिश के तहत पहले सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। बिहार पुलिस के मुताबिक रिया की सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने यह तक लिखा कि सुशांत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। वियतनाम में एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा ट्रक के पीछे चल रही गाड़ी का डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कार के आगे ये ट्रक तेज रफ्तार में आगे चलता हुआ नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद वो ट्रक सड़क पर बाईं ओर मुड़ा और मुड़ने के साथ ही उसके पिछले हिस्से का संतुलन बिगड़ गया। धीरे धीरे ट्रक के बाईं ओर के पिछले टायर सड़क से उठे और ट्रक अपनी दाहिनी ओर धड़ाम से गिर पड़ा। हादसे के वक्त ट्रक के पास कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। दिल्ली के नजदीक नोएडा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम से गांव वाले भिड़ गए। ये घटना तब हुई जब नोएडा विकास प्राधिकरण की टीम एक गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने पहुंची थी, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही गांव के लोग उनसे भिड़ गए। नाराज लोगों ने पत्थर और दूसरी चीजों की मदद से सड़क को भी बंद कर दिया, जिससे वहां जैम लग गया। इतना ही नहीं, लोगों ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहले तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान कुछ लोग पुलिस वालों के साथ बहस भी करते दिखे। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़क पर लगा जैम खुलवा दिया। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस वाले सड़क से बांस और दूसरी चीजों को हटाते दिखे। हंगामा शांत होने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें खुदाई करने वाली एक मशीन से अवैध निर्माण को गिराते देखा गया। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान अब सीमा पर नई साजिश में जुटा है।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अब सीमा पर बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के कई दस्तों को तैनात कर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कई अधिकारियों ने बॉर्डर पर बनी कुछ चौकियों का दौरा किया और इस दौरे में सीमा पार हमले के लिए आतंकियों के साथ बैठक भी की। खुफिया जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बदर के आतंकी भी शामिल थे। दरअसल बैट हमले का इस्तेमाल पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार रणनीति उसने बदली है और अब जो यूनिट है, जो दस्ते हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अब शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। दिल्ली में अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। इन्हें पहले रात 9 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी। दिल्ली सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल पहुंचने पर उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर के पूंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में गोलाबारी की। भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर ये गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस फायरिंग में कुपवाड़ा में 3 नागरिक घायल हो गए। ब्रिटेन के एंडी मरे और बेल्जियम की किम क्लाइस्टर्स को यूएस ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। यूएस ओपन की शुरुआत 31 अगस्त से होगी। हालांकि इसमें कोरोना के खतरे की वजह से राफेल नडाल जैसे बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। कोलकाता में किराया बढ़ाने पर टैक्सी यूनियन और सरकार के बीच तकरार बढ़ गई। टैक्सी यूनियन ने तेल की कीमतों का हवाला देते हुए किराया बढ़ा दिया। ऐलान किया है जो लेने का, दीदी तो बोला क्या बोलता है, हम साइन नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेगा। जबकि सरकार ने लोगों से टैक्सी यूनियन की मनमानी के सामने नहीं झुकने और पुराना किराया ही देने की अपील की। जनता के ऊपर ज्यादा बड़ा ज्यादा असर पड़े ऐसा कोई काम करने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने दलित की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में मारपीट के बाद पीड़ित दर्द से करहाता और रोता दिखाई दिया। घटना के बाद इंसाफ की गुहार लगाते हुए वो अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गया। आरोप है कि कई घंटों तक वहां बैठे रहने के बाद भी ना तो उसकी फरियाद सुनी गई और ना ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन जब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, जिसके बाद उसके घर वाले एसपी ऑफिस से उसे उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दलित की बेरहमी से पिटाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। दलित विरोधी ये लोग, इनका असली चेहरा देश देख रहा है और शिवराज सिंह चौहान इसमें नंबर लेने में लगे हैं कि मैं दलितों के खिलाफ भी कितने अत्याचार कर सकता हूँ। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से बड़ी मदद मिली है। बिल गेट्स की संस्था के जरिए बड़ी आर्थिक मदद मिलने के बाद कंपनी का लक्ष्य बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन है। समझौते के मुताबिक 10 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह वैक्सीन भारत समेत कुछ और देशों के लिए भी होगी और समझौते के मुताबिक एक वैक्सीन की कीमत $3 यानी करीब 225 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के आधार पर तैयार हो रही है, जो ह्यूमन ट्रायल यानी दवा के इंसानों पर असर की जांच के आखिरी दौर में है। भारत ने इस वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के नाम से किया जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने एक फैक्ट्री में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी करने के बाद सभी प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए। हंगामे के बाद वहां कई ट्रक को आग लगा दिया गया, जो आग की लपटों से घिरे नजर आए। फैक्ट्री के बाहर खड़ी खुदाई करने वाली कुछ मशीनों से भी आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की कुछ गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। दिल्ली के सीएम हाउस में छत का एक हिस्सा गिर गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में बने दफ्तर की छत का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना के तुरंत बाद छत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। 2012 में हुई केरल के 2 मछुआरों की हत्या का केस बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग ठुकरा दी और साफ किया कि वो पीड़ित परिवारों को सुने बिना इस केस में कोई आदेश जारी नहीं करेगी। इस मामले में इटली के 2 नौसैनिक आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शराब ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। इसके बाद वहां लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि ट्रक में 200 शराब की पेटियां रखी हुई थीं, जिनमें कई पेटियां इलाके के लोग उठाकर ले गए। पुलिस के मना करने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 3 सगे भाइयों की सांप काटने से मौत हो गई। बताया गया कि घर में सोते समय सांप ने इन बच्चों को डस लिया, जिसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। विवाद के बीच रूस ने ऐलान किया कि उनकी बनाई कोरोना वैक्सीन जल्द लॉन्च हो जाएगी। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में बनी कोरोना वैक्सीन 10 से 12 अगस्त के बीच लॉन्च हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये ट्रायल के बाद रजिस्टर होने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। रूस की तरफ से ये ऐलान पहले ही किया जा चुका है कि उसकी कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने के बाद सबसे पहले डॉक्टरों और टीचरों को दी जाएगी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वैक्सीन पर चिंता जता चुका है और उसने इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने के दावे पर भी शक जताया है। लेबनान में हुए जबरदस्त धमाके के बाद भारत में भी जब्त कर रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट की सुरक्षा की जांच की गई। लेबनान में हुए धमाके के पीछे भी इसी तरह के अमोनियम नाइट्रेट के होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद चेन्नई के एक बंदरगाह पर पुलिस के कई अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस बंदरगाह पर करीब 690 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा है। बताया गया कि विस्फोटक 2015 में जब्त किया गया था और खुफिया एजेंसियों से इस तरह के विस्फोटक पर नजर बनाए रखने के निर्देश मिलने के बाद पुलिस वालों ने ये जांच की। करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में एक चीनी मिल में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी। रिया चक्रवर्ती की बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। ईडी ने मुंबई में सुशांत केस में उनकी दोस्त रिया से 9 घंटे लंबी पूछताछ की। केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड़ान मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। इसके लिए 2 जांच टीमें कोषिकोड पहुंची हैं। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान दुबई से लौट रहा था। विमान में 190 लोग सवार थे और जिनमें 10 छोटे बच्चे भी थे। 184 यात्री, 4 कैबिन मेंबर, पायलट और को पायलट भी शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को मौके पर जाने को कहा। देर रात ही रवाना होने के बाद मुरलीधरन घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट में जो दुर्घटना हुआ है कल, उसमें 19 लोगों को मृत्यु हो चुका है। इसमें से 2 पायलट है और एक माँ और 1 साल की एक बच्चा भी है। इसी दुर्घटना को DGCA ने इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी यूनियन मिनिस्टर मुरलीधरन करीपुर पहुंच चुका है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन भी इधर आने वाले हैं। अभी 13 अस्पताल में बाकी लोग जो इस दुर्घटना में उसका इंजर्ड हो गया है, वो 13 अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट में है। इसमें 15 लोग का जो इंजरीज थोड़ा सा सीरियस है। बाकी 123 ट्रैवलर्स उसका माइनर इंजरीज है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कैजुअलिटीज़ और इंक्रीज नहीं करेगा और आज इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये दुर्घटना कैसा हो गया और इसके लिए जो DCGA का जो एक्सपर्ट्स है वो इस एयरक्राफ्ट वगैरह को इंस्पेक्ट करेगा। इसमें से एक बात यह है कि जो मौसम बहुत ख़राब दे, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम दे। इसके वजह से जो पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जो पहले एयरफोर्स का पायलट भी थे, दीपक साथ है, वो उनकी विजिबिलिटी कम हो गया। फिर उन्होंने ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए भी कोशिश की। इसलिए इधर का एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट है दीपक साथ है, इसलिए दुर्घटना में कैजुअलिटी का
नंबर कम हो गया है। ये अभी करीपुर एयरपोर्ट का पीछे है। अभी मैं मेरा कैमरामैन सुमेश मोरारा से ज़्यादा बताऊंगा कि आप एरोप्लेन का विजुअल्स अभी अपनी ऑडियंस के लिए जूम करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया एक्सप्रेस एरोप्लेन जिसमें 190 यात्रियों थे, उसमें 174 अडल्ट थे और 10 बच्चे थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। वो जो आप देख रहा है वो एरोप्लेन वो ऊपर वो टेबल टॉप रनवे में आने था, लेकिन उधर से स्लिप होके वो नीचे गिर गया है। इसी तरह उसकी फ्रंट पोर्शन पूरा डैमेज हो गया है और 2 पायलट्स, 2 कैप्टन जो एरोप्लेन को कंट्रोल किया है और उनका को पायलट, दोनों का मृत्यु हो गया है। DCGA ने एक इंक्वायरी शुरू किया है कि ये दुर्घटना कैसा हुआ है और इसके या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या भारी बारिश के वजह से वो पायलट को अपनी रनवे नहीं देख सकता है और इसी तरह कैसे दुर्घटना हो गया, इसका इंक्वायरी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने करेगा। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा, एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो 2 टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है। केरल में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से काफी दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया। हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना पर केरल के मुख्यमंत्री से बात हुई। केरल के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य की तमाम बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिनमें कोच्चि भी शामिल है, जहां पेरियार नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। नदी के किनारे बने भगवान शंकर के मशहूर आलुवा महादेव मंदिर के भी पानी में डूबने की तस्वीर सामने आई। 2018 में आई तबाही के दौरान भी ये मंदिर कुछ इसी तरह पानी में डूब गया था। कोझिकोड उन जिलों में शामिल है जहां बुधवार से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। नदियों का पानी यहां भी शहर के निचले इलाकों में घुस चुका है। मलप्पुरम में भी सड़कों पर सैलाब बह रहा है। राहत और बचाव के काम में लगी टीमें सड़कों पर पानी के बीच ही खड़ी हैं और ट्रैफिक को निकालने में लगी हैं। वायनाड में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है और कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बाद कुछ इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाना पड़ा। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। यहां तक कि वायनाड से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 766 के भी कुछ हिस्सों पर पानी जमा हो गया। पानी भी इतना कि ये तक पता नहीं लग पाए कि सड़क कहां तक है। जान हथेली पर रखकर लोग हाईवे से गुजर रहे हैं। लेकिन केरल के लिए हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान ये है कि रविवार तक केरल के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके लिए जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब ये है कि जिन जगहों पर काफी तेज
बारिश हो सकती है। इडुक्की और वायनाड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, जहां पहले से भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट तो नहीं है, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलग अलग जगहों पर अपनी टीमों को लोगों की मदद के लिए पहुंचाना शुरू कर दिया है। केरल के इडुक्की में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की घटना में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया कि जिस जगह ये घटना हुई वहां चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की एक कॉलोनी थी, जो जमीन खिसकने के बाद आए मलबे में पूरी तरह से दब गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें प्रशासन की कई टीमें राहत बचाव के काम में जुटी दिखी। एनडीआरएफ के जवान भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते नजर आए। कुछ लोग शवों को मलबे से निकाल कर ले जाते दिखे। एक दूसरी तस्वीर में हादसे वाली जगह पर बड़े बड़े पत्थर नजर आए। हादसे के बाद वहां हर तरफ कीचड़ फैला दिखाई दिया। जिस इलाके में जमीन खिसकने की ये घटना हुई वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है, क्योंकि इस घटना से एक दिन पहले वहां नदी पर बना एक अस्थायी पुल बाढ़ में बह गया, जिससे सड़क से इलाके का संपर्क टूट गया। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों में हुई भारी बारिश के मंजर को देख लोग सहम उठे हैं। कई जिलों में तो लगातार हुई बारिश ने बाढ़ का भयानक रूप ले लिया है। सौराष्ट्र के राजकोट और जूनागढ़ जिले में बादलों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, जिसकी वजह से इन जिलों में हालात पटरी से उतर गए। राजकोट के जेतपुर से तो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां सैलाब में एक गाड़ी के डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। सामने आई एक तस्वीर में देर रात बचाव दल के लोग सैलाब के बीच फंसी गाड़ी को निकालते नजर आए। राजकोट में बादल इस कदर बरसे कि आजी नदी का पानी वहां के प्रसिद्ध रामनाथ महादेव मंदिर में घुस गया। मंदिर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो चारों तरफ से बाढ़ से घिरा दिखा। जूनागढ़ में भी भारी बारिश का सितम देखने को मिला। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बाइक सवार सैलाब के बीच फंसा नजर आया। पानी के तेज बहाव से उसकी बाइक तो बह गई, लेकिन वो किसी तरह वहां लगे एक खंबे को पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे उसकी जान बच गई। जूनागढ़ में गिरनार के पहाड़ी इलाकों में हुई आफत की बारिश के बाद सोनरख नदी भी खतरनाक हो गई। नदी का पानी वहां के दामोदर कुंड तक पहुंच गया। सौराष्ट्र की तरह दक्षिण गुजरात के जिलों में भी भारी बारिश हुई। वडोदरा के कई इलाकों में तो जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे फिलहाल राहत की उम्मीद काफी कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है, जिसने राज्य सरकार की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इन जिलों में भारी बारिश से हालात पहले से काफी खराब है। इसके अलावा 66 बांधों का जलस्तर बढ़ने की वजह से इन जिलों में चेतावनी भी जारी की गई है। पंजाब में जहरीली शराब के मुद्दे पर अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जहरीली शराब की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया और राज्य के बड़े हिस्से में विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर अमृतसर में दिखी, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़ते नजर आए। लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी जोर जबरदस्ती पर उतर आए। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को उस चुनावी वादे की याद दिलाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने तय वक्त में नशे पर रोक लगाने का भरोसा दिया था। चुनावों से पहले गुटखा साहब हाथ में लेके कसम खाई थी कि मैं 4 हफ्तों में पंजाब के अंदर नशा खत्म कर दूंगा। अमृतसर की ही तरह चंडीगढ़ में अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि पंजाब के राजभवन की तरफ बढ़ने से पहले इन प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। लेकिन जैसे ही यहां से विरोध करने वाले आगे बढ़े, सामने मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 दिन पहले हुए धमाके के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। वहां सरकार की नीतियों के खिलाफ दिन के वक्त शुरू हुआ प्रदर्शन रात को हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ इलाकों में आगजनी भी की। पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंचे तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस वाले एक जगह खड़े होकर पत्थरों से खुद का बचाव करते रहे। फिर हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। रात के वक्त हुए इस प्रदर्शन में बेरूत धमाके को सरकार की नाकामी बताते हुए लोगों ने कई जगहों पर हिंसा की।
हालांकि दिन के वक्त बेरूत में लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चला। दिन के वक्त सड़क पर जुटी भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। The government is not working for the interest of the people. लेबनान की सरकार बेरूत में हुए धमाके की जांच के आदेश दे चुकी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उस धमाके के लिए भी अपनी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 12 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का एक और गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूंगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने तरन तारन में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों के परिवारों से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। राज्य के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैं एक बंदा नहीं छाड़ना जिन्हें गड़बड़ की है और सख्त तो सख्त सजा होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। रेलवे ने किसान विशेष पार्सल ट्रेन की शुरुआत कर दी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। इससे किसानों की जल्द खराब होने वाली सब्जियों और फलों को दूसरी जगह भेजना आसान हो गया। फिलहाल ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चलेगी, जिसमें 11 डिब्बे लगाए गए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आराम से उनका सामान देश भर में पहुंचे। आगे चल के इस प्रयोग को और तेजी से देश भर में बढ़ाएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में एक आवारा सांड ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बच्चे एक सड़क से गुजर रहे थे। तभी एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। दोनों बच्चों ने सांड से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चा सड़क पर गिर गया, जिसके बाद सांड उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा। उसके साथ मौजूद बच्चे ने सांड को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन सांड ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। बच्चों की चीख सुनकर वहां कई लोग पहुंच गए और सांड पर हमला कर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन सांड बिना रुके हमला करता रहा। हालांकि लोगों के लगातार हमले की वजह से थोड़ी देर बाद सांड वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने बच्चे को उठाकर घर भेजा। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया दांव चला है। जानकारी के मुताबिक पार्टी लखनऊ में भगवान परशुराम की एक बड़ी प्रतिमा लगवाने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे अभिषेक मिश्रा को सौंपी गई है, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, जिन्होंने जयपुर के उस कारीगर से भी बात कर ली है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को बनाया। लखनऊ में बनने वाली परशुराम की ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी चंदे के जरिए रकम जुटाएगी। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस कदम को ब्राह्मणों के साथ धोखा करार दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है। इटली के सिसली में समुद्र किनारे उठे एक बवंडर से वहां घूम रहे लोग दहशत में आ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां समुद्र के किनारे कई सैलानी घूमने के लिए पहुंचे। लेकिन बवंडर की रफ्तार को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद हल्की धूल भरी आंधी चल रही है, लेकिन जैसे ही वहां पेड़ों की टहनियां टूटकर उड़नी शुरू हुई तो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ही देर में उस बवंडर ने भयंकर रूप ले लिया और वहां एक पार्किंग में काफी नुकसान पहुंचाया। जो आदमी अपने कमरे की बालकनी से इस बवंडर का वीडियो बना रहा था, वो भी इसे देखकर हैरान रह गया। जो लोग इस जगह से कुछ दूरी पर थे, उन्होंने भी इस घटना का वीडियो बनाया। इस वीडियो में ये बवंडर आसमान में काफी ऊपर तक नजर आया। कुछ देर बाद समुद्र किनारे उठा ये बवंडर थम गया। बताया गया कि सिसली में समुद्र किनारे घूम रहे सभी लोग इसकी चपेट में आने से बच गए, लेकिन वहां खड़ी गाड़ियां और पेड़ों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। सेना प्रमुख ने फील्ड कमांडर से हर हालात में तैयार रहने को कहा। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख ने फील्ड कमांडर से किसी भी हालात के लिए तैयार रहने को कहा। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार पहुंच गया। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के पटना लौटने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनका स्वागत किया। केरल के कोषिकोड में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ान मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। राजस्थान के अजमेर में चोरी के शक में कुछ ड्राइवरों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ देखे जाने के बाद वन विभाग ने लोगों से अकेले बाहर ना निकलने की अपील की।
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चीन के मामले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नोट को मंत्रालय की वेबसाइट से हटाने और सरकार पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया। और इसी बात पर विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पहले तो पुलिस की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की गई, पर जब लोग नहीं माने तो उन्हें जबरदस्ती हटाना शुरू किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर पहुंचे हैं और यहां प्रदर्शन कर रहे नुक्कड़ नाटक की शक्ल में, जिनको अब पुलिस ने यहां से हटाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर ही लेट गए, जिन्हें हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अरे जहां सरेंडर हुए नरेंद्र, काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर वहां धरने पर बैठे दिखाई दिए, जिन पर राजनाथ सिंह के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता ने तो प्रधानमंत्री पर देश से झूठ बोलने का आरोप मढ़ दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार देश के साथ में झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद की और देशभक्ति में चाशनी में डुबो के लोगों को मूर्ख बनाने का काम प्रधानमंत्री लगातार करते आए। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए रक्षा मंत्री के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात दिखा। कई घंटों तक रिया चक्रवर्ती को ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना करना पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच में शामिल होने के लिए रिया चक्रवर्ती मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची, जिनमें पिछले 5 साल की रिया की इनकम टैक्स रिटर्न शामिल है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने और 11:50 पर रिया की कार ईडी की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार से रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती बाहर निकले। सलवार सूट पहनकर पहुंची रिया ने सफेद चुन्नी से सिर और सफेद मास्क से चेहरा ढके रखा। भाई शौविक रिया को मीडिया के जमघट के बीच से निकालते हुए बिल्डिंग के अंदर ले गया। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के बाद भी मीडिया कर्मियों के सवाल जारी रहे, लेकिन न तो रिया कुछ बोली और न ही शौविक ने कुछ कहा। पूछताछ चलती रही और मीडिया कर्मी बिल्डिंग के बाहर पूछताछ खत्म होने का इंतजार करते रहे। तभी दोपहर 2:30 बजे के बाद रिया का भाई शौविक बाहर निकला, लेकिन शौविक के साथ रिया नहीं दिखी। 11:50 पर रिया अपने भाई शौविक के साथ यहाँ पर पहुँची थी और 2:30 बजे के आसपास जो उनका भाई शौविक है वो ये जो सामने गेट है वहाँ से ना होके बल्कि ईडी का जो पीछे वाला गेट है वहाँ से बाहर निकला। सूत्रों के मुताबिक रिया से ईडी ने कमाई, खर्चों और खास तौर पर संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मांगे, जिनमें पिछले साल रिया की इनकम टैक्स रिटर्न शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया और ज्यादातर सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें कुछ याद ही नहीं। पिछले 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जाने पर रिया ने अधिकारियों से कुछ वक्त मांगा और वादा किया कि वो दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगे। इसी बीच ईडी का पूरा जोर ये जानने पर था कि रिया की कमाई का जरिया क्या है और वो कंपनियां क्या काम करती हैं जिनमें रिया डायरेक्टर है। मार्च 2019 में खत्म हुए कारोबारी साल की रिया की इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी कमाई साल भर की 14 लाख रुपए रही, लेकिन उनके पास 65 लाख रुपए की संपत्ति है, जिनमें 2 फ्लैट भी शामिल है। पता चला कि मुंबई के खार वेस्ट में रिया का एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 39 लाख रुपए है और इसके अलावा रिया का एक 6 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। बैंक खातों में रिया के पास 11 लाख रुपए हैं और 3 लाख रुपए रिया के पास कैश है, जबकि एक और फ्लैट के लिए रिया ने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में पिछले शुक्रवार से लगी आग को तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बुझाया जा सका। आग बुझाने के काम में वहां हजारों दमकल कर्मियों के अलावा कई विमानों को लगाया गया, लेकिन इन सबकी कोशिशों के बाद भी आग को फैलने से नहीं रोका जा सका। एक हफ्ते बाद भी वहां जंगलों से आग की ऊंची लपटें उड़ती नजर आईं। उससे निकलने वाला धुआं भी एक बड़े इलाके में फैल गया। कई हेलीकॉप्टर आग पर केमिकल डालकर उसे बुझाने की कोशिश करते नजर आए। साथ ही कुछ बड़े विमानों से भी आग के ऊपर केमिकल गिराया गया। हालांकि इस केमिकल का कुछ खास असर जंगलों में लगी आग पर नहीं दिखा। बताया गया कि कैलिफोर्निया के जंगलों के सैकड़ों हेक्टेयर हिस्से को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। साथ ही जंगलों से रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी इस आग की वजह से वहां कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल ने
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30,000 रुपए और कार पर 1.5 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा खरीदने पर 30,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलेगी। केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि इस पॉलिसी के तहत अगले 5 साल में 5 लाख नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार पूरी दिल्ली में 200 चार्जिंग सेंटर भी बनाएगी ताकि लोग आसानी से अपनी गाड़ी चार्ज कर पाएं। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन परीक्षा करवाने की इजाजत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने की इजाजत दे दी। ये परीक्षाएं तय समय यानी सोमवार से ही होंगी। कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जिनका इन परीक्षाओं में पालन करना होगा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के दिल्ली और सूरत समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और हथियार डीलर संजय भंडारी काफी वक्त से फरार हैं। उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए ईडी कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। खबर है कि राजस्थान के जैसलमेर में होटल में रुके विधायकों के फोन का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बताया गया कि जैमर लगे होने की वजह से वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बातचीत के लिए वो होटल के फोन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कौन सा विधायक किससे बात करता है, इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करने की बात सामने आई। राम मंदिर के भूमि पूजन पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने विवादित बयान दिया। एसपी सांसद ने कहा कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से तो वो जमीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने शफीकुर रहमान पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कोर्ट की वो मानना है और ये बाबरी और जिन्ना मानसिकता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। पंजाब के लुधियाना में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ भीख मांगकर प्रदर्शन किया। पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग पर ये लोग पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। से कोई सुनवाई नहीं होने पर इन सभी लोगों ने सड़क पर उतरकर गाड़ियां साफ की और भीख मांगकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने पंजाब सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। 4 बार हमारे को बोल चुके हैं कि आपकी मांगें पूरी करी जाएंगी, बट अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नकली नोट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में बाइक से जा रहे एक लड़के को रोककर पीटे जाने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के महोबा में छेड़खानी के आरोप में छात्रा और उसके परिवार ने कोचिंग संचालक की जमकर पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब को नष्ट किया। केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। दुबई से लौट रहा एयर इंडिया का ये विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और आगे मौजूद खाई में जा गिरा। हादसे की वजह से विमान के 2 टुकड़े हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान विमान के अगले हिस्से को हुआ, जिसकी वजह से कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में पायलट रनवे का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए और विमान फिसलते हुए आगे खाई में चला गया। हालांकि पायलट ने विमान को ठीक से लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन रनवे पर पानी भरे होने की वजह से विमान बेकाबू हो गया। फ्रंट पोर्शन पूरे डैमेज हो चुका है। ये 30 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और विमान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। तेज बारिश की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलें आईं। हालांकि बचाव दल ने तेजी के साथ विमान में मौजूद यात्रियों को निकालना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त विमान में कुल 190 लोग मौजूद थे, जिनमें चालक दल के 6 सदस्य और 184 यात्री शामिल थे। केरल के जिस कोषिकोड हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ, उसे अपने टेबल टॉप रनवे की वजह से दुनिया के खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है, क्योंकि इस तरह के रनवे काफी मुश्किल माने जाते हैं और यहाँ लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त पायलटों को काफी सावधानी रखनी पड़ती है।
क्योंकि टेबल टॉप रनवे किसी मैदानी इलाके में मौजूद आम रनवे की तरह नहीं होते। इन्हें पहाड़ों को समतल करके बनाया जाता है, जिस वजह से रनवे के आगे पीछे ढलान या खाई होती है। कई बार तो ये खाई काफी गहरी होती है। यही वजह है कि ऐसे टेबल टॉप रनवे पर विमान की लैंडिंग या टेक ऑफ काफी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि अगर जरा से चूके तो विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर सकता है। ऐसे में यहाँ विमान को उतारने या उड़ाने के लिए पायलट का अनुभवी होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि हादसे का शिकार हुए बोइंग 737 विमान को भी एयर इंडिया के एक बेहद अनुभवी पायलट दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। विंग कमांडर साठे इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे और वायुसेना ने उन्हें उनकी काबिलियत के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा था। इसके अलावा वो HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी थे। बेहद अनुभवी साठे बोइंग 737 से पहले वो एयरबस 310 भी उड़ा चुके थे। उत्तर प्रदेश के महोबा में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा गया। आरोप है कि टीचर ने छात्रा को उसके दस्तावेज देने के बहाने अपने पास बुलाया और छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वहां से बचकर निकली छात्रा ने अपने घर वालों को बुला लिया, जिन्होंने आरोपी टीचर की जमकर पिटाई की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें छात्रा और उसकी मां टीचर को चप्पलों से पीटती नजर आई। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन छात्रा और उसकी मां बिना किसी परवाह किए आरोपी को पीटते रहे। छात्रा ने भी आरोपी के बाल पकड़कर उसे कई थप्पड़ जड़ दिए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपी टीचर को छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सरेंडर के लिए सेना की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन घर वापसी में तेजी आई है। सेना के मुताबिक कश्मीर के नौजवानों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कम हुई हैं, जिससे सरेंडर करने वाले आतंकियों की संख्या तेजी अहम रही। इस ऑपरेशन के तहत मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। ये सब कैसे होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम नॉर्थ कश्मीर के लोलाब इलाके में पहुंची, जहां इसका अभ्यास किया गया। आप देख सकते हैं कि पीछे ये गांव का पूरा इलाका है और अमूमन इसी तरीके से जो है जब भी कोई ऑपरेशन होता है इसी तरीके से जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अभ्यास के दौरान सेना के जवानों ने दिखाया कि कैसे आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए पहले सेना के जवान चेतावनी देते हैं और फिर इलाके के लोगों की मदद ली जाती है। मॉक ड्रिल के दौरान ऐसा ही किया गया। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। आतंकियों के सरेंडर करने से उन्हें गिरफ्तार करने तक कैसे सेना एक्शन लेती है, ये भी बताया गया। हमारी टीम कश्मीर के ऐसे नौजवानों के परिवारों तक भी पहुंची जो कुछ साल पहले आतंकी संगठनों से जुड़ गए थे, लेकिन बाद में ऑपरेशन घर वापसी के तहत उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये रास्ता अच्छा नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें खतरा है। पिछले कुछ समय में सेना के ऑपरेशन घर वापसी में तेजी आई है, जिससे सरेंडर करने वाले आतंकियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सेना के मुताबिक 2019 में कश्मीर के 119 नौजवानों को बरगलाकर आतंकी संगठनों में भर्ती करवाया गया था, जबकि इस साल अब तक ऐसे आतंकियों की संख्या 76 पहुंच चुकी है, जिनमें कई आतंकी तो सरेंडर भी कर चुके हैं, जिसके लिए सेना के ऑपरेशन घर वापसी को काफी अहम माना जा रहा है। हम उन पेरेंट्स के टच में हैं। हमने उनको बोला कि अगर उनके लड़के वापस नेशनल मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, हम हर लिहाज से उनकी मदद करेंगे। तो ये बड़ा अहम इंडिकेटर है कि यूथ ने भी गन कल्चर को मना किया है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में डांस करते हुए ट्रैफिक को संभालने वाला एक पुलिसकर्मी काफी सुर्खियों में है। हालांकि ब्राजील में कोरोना के कहर की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम है, लेकिन इस ट्रैफिक को संभाल रहे पुलिस वालों में एक पुलिसकर्मी अपने डांस की वजह से चर्चा में है। एक चौराहे पर खड़ा यह पुलिसकर्मी डांस स्टेप और हाथों के इशारे से गाड़ियों को रुकने और चलने के निर्देश देता दिखा। उसका डांस देखकर वहां से गुजर रहे लोगों की नजर भी उस पर टिक गई। चेहरे पर मास्क लगाए पुलिसकर्मी ने भी लोगों का अभिवादन किया और फिर अपने काम में जुट गया। बताया गया कि जब से ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़नी शुरू हुई, तब से इस पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये तरीका अपनाया। बताया गया कि रियो डी जेनेरो के जिस भी चौराहे पर इस पुलिसकर्मी की ड्यूटी रहती है, वहां से गुजरने वाले लोग उसका डांस देखने के लिए कुछ देर रुक जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 65 साल के ऊपर के लोगों को काम करने पर लगी रोक हटा दी है।
मतलब ये कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग अब पहले की तरह शूटिंग पर जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर शूटिंग जाने पर रोक लगा दी थी, जिससे परेशान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से फैसले में बदलाव की अपील की। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रोड्यूसर फेडरेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और सरकार के फैसले को चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उद्धव सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसमें बॉबी एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे। एक और मौका देना चाहता हूँ, पांचों को, खुद को। खबर है कि केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को यूएई में आईपीएल करवाने की इजाजत दे दी। हालांकि अभी अधिकारियों ने सरकार की ओर से दस्तावेज मिलने की बात से इनकार किया, लेकिन जल्द ये कागज मिलने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा फिर शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने इसमें छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई की भी दलील दी। इस पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा कि क्या कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू की जा सकती है। अब इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि वहां हुई हिंसा के दौरान बम के हमले में इस कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग शव के पास बैठकर मातम मनाते हुए दिखाई दिए, जबकि इलाके के लोग भी सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। कुछ महिलाएं भी सड़क के बीच बैठ गईं और जैम लगा दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों के समझाने पर भी लोग शांत नहीं हुए और हंगामा करते रहे। इलाके में तनाव बढ़ता देख भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। सुशांत केस की जांच के दौरान मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से फोन पर रिया 5 बार बात करने की जानकारी सामने आते ही डीसीपी ने न्यूज 18 को सफाई दी। फोन पर हुई बातचीत में डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने बताया कि रिया से बातचीत केवल केस की जांच के बारे में हुई। रिया की कॉल डिटेल से पता चला कि सुशांत केस की जांच देख रहे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार फोन पर बात हुई। इसके अलावा कॉल डिटेल के मुताबिक 16 बार महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती की बातचीत हुई। अहम बात यह भी सामने आई है कि रिया जितनी बार सुशांत से बात करती थी, उससे ज्यादा उनका जोर सुशांत के स्टाफ को काबू करने में रहता था। एक साल में रिया ने सुशांत को केवल 142 बार फोन किया, जबकि सुशांत के स्टाफ को रिया ने 502 बार फोन किया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर गया, जिसे देखकर लोग दहशत से भर गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बद्रीनाथ को जोड़ने वाले हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। इस घटना से पहले पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरते नजर आए, जिसे वहां मौजूद कुछ लोग मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसे देखकर घटना का वीडियो बना रहे लोग इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया। इसके लिए वहां खुदाई करने वाली 3 बड़ी मशीनें बुलाई गईं, जिनकी मदद से पहाड़ के गिरे हुए हिस्से को ट्रकों में भरकर वहां से हटाया गया। दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया है। कोरोना का फायदा उठाकर मास्क की आड़ में आतंकी बच न निकले, इसके लिए भी पुलिस कई तरह के इंतजाम कर रही है। क्योंकि इस बार पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिन्हें देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शाहदरा के एक शॉपिंग मॉल से सामने आई तस्वीर में पुलिस बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी लेती नजर आई। 15 अगस्त के मद्देनजर किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए, और इसकी वजह से जो है दिल्ली पुलिस हर जगह पर इस तरीके से सघन चेकिंग कर रही है। आतंकी हमले के अलर्ट की वजह से राजधानी में नाकाबंदी बढ़ाकर गाड़ियों की तलाशी भी तेज कर दी गई। मास्क पहने लोगों का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी देखे गए। इसके अलावा पुलिस वाले उनसे जुड़ी जानकारी भी लिखते नजर आए। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए अलग अलग इलाकों में किराएदारों की पहचान करने के लिए बूथ भी बनाए गए। इनमें एक बूथ पर लोगों की काफी भीड़ दिखी और इसी तरह की कड़ी सुरक्षा लाल किले पर भी दिखी। दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए लाल किले पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कोरोना की वजह से काफी अलग होने वाला है।
जिसकी एक झलक तैयारियों में देखी गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां कुर्सियों को एक दूसरे से तय दूरी पर रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जो भी आएंगे जो गेस्ट वो 6 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे और इसी तरीके से चेयर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वहाँ कड़े इंतजाम नजर आए। 300 से ज्यादा CCTV कैमरे हैं जो लाल किले और उसके आसपास के एरिया में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लगाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने समारोह के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें मास्क लगाने का भी जिक्र है। मतलब समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से इस बार समारोह में सिर्फ 5000 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। इससे पहले 15 अगस्त पर हर साल लाल किले पर करीब 29,000 लोग शामिल होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार के समारोह में स्कूल के बच्चे भी कोरोना के खतरे की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल पद की शपथ ले ली। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने उन्हें ये शपथ दिलाई। मनोज सिन्हा ने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पदभार संभाला। अब गिरीश चंद्र देश के नए CAG होंगे। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God. मध्य प्रदेश के पन्ना में खदान में खुदाई के दौरान एक मजदूर को 3 हीरे मिले। इन हीरों की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई। फिलहाल ये हीरे पन्ना हीरा कार्यालय में जमा करवाए गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप शुरू कर दिया। कैंप का आयोजन हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद अकादमी में किया गया। जो 8 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में जगह बना सकते हैं, उन्हें इस कैंप में शामिल होने का मौका दिया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सिखों से बदसलूकी के आरोप में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बदसलूकी के मामले में विपक्ष के साथ ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपत्ति जताई। और पूरी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले एक सिख युवक को घसीटकर ले जाते नजर आए। इसी दौरान एक और सिख युवक आगे बढ़ा तो पुलिस वाले उससे मारपीट करते दिखे। इस वीडियो को बनाने वाला शख्स दुकान लगाने पर मारपीट करने के आरोप लगाता नजर आया। पुलिस मार रही है हमको, दुकान लगाने नहीं दे रही है, दुकान लगाने नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया और विवाद की वजह एक शख्स के मुंह से शराब की बू आने पर थाने जाने से आनाकानी को बताया। पुलिस बल द्वारा उसको थाने ले जाना का कोशिश किया गया। इसी दौरान जो है उसके हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस पूरे हंगामे के दौरान कई पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे और जैसे ही ये वीडियो सामने आया, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की अराजकता सर चढ़ के बोल रही है। हालांकि विपक्ष के साथ ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस मामले को उठा लिया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी ASI और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच का ऐलान कर दिया। लेकिन इस घटना की जांच से पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने बदसलूकी के शिकार एक शख्स पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि जिन 2 लोगों से मारपीट की गई, उनमें से एक के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक हंगामे से पहले बाइक से जा रहे इन 2 लोगों को रोका गया और बाइक चलाने वाले से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा गया। इस बीच एक शख्स के मुंह से शराब की बू आई तो उन्हें थाने जाने को कहा गया, जिस पर ये लोग तैयार नहीं हुए और सख्ती के दौरान इन दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश में चीन की चालबाजी सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि अरुणाचल प्रदेश के सबनसिरी इलाके के ठीक सामने तिब्बत के लंग कैंप में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती किए जाने की बात भी सामने आई है। इतना ही नहीं, वहां चीनी सेना नए हेलीपैड भी तैयार करवा रही है और अपने जवानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। अरुणाचल के पास LAC पर चीनी सेना की हलचल बढ़ने के बाद एक दिन पहले ही थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने वहां का दौरा कर पूरे हालात की जानकारी ली थी। लखनऊ में सेना प्रमुख ने CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने CM योगी आदित्यनाथ से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने CM से नेपाल के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की। CM से मिलने से पहले सेना प्रमुख की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा वो सेना के केंद्रीय कमांड के मुख्यालय भी गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के ठिकाने से हथियार जब्त कर लिए गए, जिनमें 2 AK-47 राइफल और 4 मैगजीन शामिल हैं। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये लोग बांध के दूसरी तरफ फंसे हुए थे, फिर NDRF की टीम ने इलाके के लोगों की मदद से इन्हें वहां से निकाला।
दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक आदमी पर टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा। दावा है कि आरोपी धौलाना विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक का भतीजा है। टोल कर्मचारियों के मुताबिक टोल मांगने पर विधायक के भतीजे को गुस्सा आ गया और वो कर्मचारियों से बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के 2 गुटों में ही हिंसक झड़प हो गई। इसमें एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई। दोनों गुटों के बीच हुई बमबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने बाढ़ का गंभीर रूप ले लिया। राज्य में भारी बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 लोगों की मौत कोडगू जिले के भागमंडला इलाके में हुई। जिले के हारंगी बांध से पिछले 24 घंटे में 13,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक मंदिर बाढ़ के पानी से घिरा दिखा। कुछ इलाकों में तो 6 फीट से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने पर कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। वहां से एक पुल की तस्वीरें भी सामने आईं, जो नदी के पानी में डूबा दिखा। उडुपी जिले के तटीय इलाकों में तो लगातार हुई बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए। चिकमंगलुरु में भी बादलों के बरसने से तुंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे वहां कई गांवों में बाढ़ आ गई। सुशांत सिंह की जांच सीबीआई को दिए जाने तक बिहार पुलिस ने जो जांच की उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी और सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने कोर्ट को दिए हलफनामे में लिखा है कि जानबूझकर साजिश के तहत सुशांत की छवि बनाई गई कि सुशांत डिप्रेशन में है। रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया हुआ था, जिसका मकसद करोड़ों रुपए हासिल करना था। बिहार पुलिस ने यह भी लिखा है कि जिस साजिश में रिया अकेली नहीं थी, बल्कि रिया के रिश्तेदार भी शामिल थे। एक साजिश के तहत पहले ही सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। बिहार पुलिस के मुताबिक रिया की सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने यह तक लिखा कि सुशांत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऐसे करने से रोक दिया। वियतनाम में एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा ट्रक के पीछे चल रही गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें कार के आगे ये ट्रक तेज रफ्तार में चलता हुआ नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद वो ट्रक सड़क पर बाईं ओर मुड़ा और मुड़ने के साथ ही उसके पिछले हिस्से का संतुलन बिगड़ गया। धीरे धीरे ट्रक के बाईं ओर के पिछले टायर सड़क से उठे और ट्रक अपनी दाहिनी ओर धड़ाम से गिर पड़ा। हादसे के वक्त ट्रक के पास कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। दिल्ली के नजदीक नोएडा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम से गांव वाले भिड़ गए। यह घटना तब हुई जब नोएडा विकास प्राधिकरण की टीम एक गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने पहुंची थी, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही गांव के लोग उनसे भिड़ गए। नाराज लोगों ने पत्थर और दूसरी चीजों की मदद से सड़क को भी बंद कर दिया, जिससे वहां जैम लग गया। इतना ही नहीं, लोगों ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकार मुर्दाबाद, पहले तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान कुछ लोग पुलिस वालों के साथ बहस भी करते दिखे। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़क पर लगा जाम खुलवा दिया। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस वाले सड़क से बांस और दूसरी चीजों को हटाते दिखे। हंगामा शांत होने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें खुदाई करने वाली एक मशीन से अवैध निर्माण को गिराते देखा गया। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान अब सीमा पर नई साजिश में जुटा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अब सीमा पर बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के कई दस्तों को तैनात कर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कई अधिकारियों ने बॉर्डर पर बनी कुछ चौकियों का दौरा किया और इस दौरे में सीमा पार हमले के लिए कई आतंकियों के साथ बैठक की गई। खुफिया जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बदर के आतंकी भी शामिल थे। दरअसल बैट हमले का इस्तेमाल पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार रणनीति उसने बदली है और अब जो यूनिट है, जो दस्ते हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अब शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। दिल्ली में अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। इन्हें पहले रात 9 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी। दिल्ली सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल पहुंचने पर उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में गोलाबारी की।
भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर ये गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस फायरिंग में कुपवाड़ा में 3 नागरिक घायल हो गए। ब्रिटेन के एंडी मरे और बेल्जियम की किम क्लाइस्टर्स को यूएस ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। यूएस ओपन की शुरुआत 31 अगस्त से होगी। हालांकि इसमें कोरोना के खतरे की वजह से राफेल नडाल जैसे बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। कोलकाता में किराया बढ़ाने पर टैक्सी यूनियन और सरकार के बीच तकरार बढ़ गई। टैक्सी यूनियन ने तेल की कीमतों का हवाला देते हुए किराया बढ़ा दिया। ऐलान किया है जो लेने का, दीदी तो बोला क्या बोलता है हम साइन नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेगा। जबकि सरकार ने लोगों से टैक्सी यूनियन की मनमानी के सामने नहीं झुकने और पुराना किराया ही देने की अपील की। जनता के ऊपर ज्यादा भाड़ा, ज्यादा असर पड़े ऐसा कोई काम करने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने दलित की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें एक तस्वीर में मारपीट के बाद पीड़ित दर्द से करहाता हुआ और रोता हुआ दिखाई दिया। घटना के बाद इंसाफ की गुहार लगाते हुए वो अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गया। आरोप है कि कई घंटों तक वहां बैठे रहने के बाद भी ना तो उसकी फरियाद सुनी गई और ना ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन जब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाया, जिसके बाद उसके घर वाले एसपी ऑफिस से उसे उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दलित की बेरहमी से पिटाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। दलित विरोधी ये लोग, इनका असली चेहरा देश देख रहा है और शिवराज सिंह चौहान इसमें नंबर लेने में लगे कि मैं दलितों के खिलाफ भी कितने अत्याचार कर सकता हूँ। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से बड़ी मदद मिली है। बिल गेट्स की संस्था के जरिए बड़ी आर्थिक मदद मिलने के बाद कंपनी का लक्ष्य बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन है। समझौते के मुताबिक 10 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये वैक्सीन भारत समेत कुछ और देशों के लिए भी होगी और समझौते के मुताबिक एक वैक्सीन की कीमत $3 यानी करीब 225 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के आधार पर तैयार हो रही है, जो ह्यूमन ट्रायल यानी दवा के इंसानों पर असर की जांच के आखिरी दौर में है। भारत ने इस वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के नाम से किया जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने एक फैक्ट्री में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी करने के बाद सभी प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए। हंगामे के बाद वहां कई ट्रक आग की लपटों से घिरे नजर आए। फैक्ट्री के बाहर खड़ी खुदाई करने वाली कुछ मशीनों से भी आग की लपटें उठती नजर आई। आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की कुछ गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक कई गाड़ियां जल चुकी थी। दिल्ली के सीएम हाउस में छत का एक हिस्सा गिर गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में बने दफ्तर की छत का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना के तुरंत बाद छत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। 2012 में हुई केरल के 2 मछुआरों की हत्या का केस बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग ठुकरा दी और साफ किया कि वो पीड़ित परिवारों को सुने बिना इस केस में कोई आदेश जारी नहीं करेगी। इस मामले में इटली के 2 नौसैनिक आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शराब ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। इसके बाद वहां लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि ट्रक में 200 शराब की पेटियां रखी हुई थीं, जिनमें कई पेटियां इलाके के लोग उठाकर ले गए। पुलिस के मना करने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 3 सगे भाइयों की सांप काटने से मौत हो गई। बताया गया कि घर में सोते समय सांप ने इन बच्चों को डस लिया, जिसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। विवाद के बीच रूस ने ऐलान किया कि उनकी बनाई कोरोना वैक्सीन जल्द लॉन्च की जाएगी। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में बनी कोरोना वैक्सीन 10 से 12 अगस्त के बीच लॉन्च हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रायल के बाद रजिस्टर्ड होने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। रूस की तरफ से ये ऐलान पहले ही किया जा चुका है कि उसकी कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने के बाद सबसे पहले डॉक्टरों और टीचरों को दी जाएगी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वैक्सीन पर चिंता जता चुका है और उसने इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने के दावे पर भी शक जताया है। लेबनान में हुए जबरदस्त धमाके के बाद भारत में भी जब्त कर रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट की सुरक्षा की जांच की गई है। लेबनान में हुए धमाके के पीछे भी इसी तरह के अमोनियम नाइट्रेट के होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद चेन्नई के एक बंदरगाह पर पुलिस के कई अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस बंदरगाह पर करीब 690 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है। बताया गया कि विस्फोटक 2015 में जब्त किया गया था और
खुफिया एजेंसियों से इस तरह के विस्फोटक पर नजर बनाए रखने के निर्देश मिलने के बाद पुलिस वालों ने ये जांच की। करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में एक चीनी मिल में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी। रिया चक्रवर्ती की बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। ईडी ने मुंबई में सुशांत केस में उनकी दोस्त रिया से 9 घंटे लंबी पूछताछ की। केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड़ान मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी हादसे की जांच करेगा। इसके लिए 2 जांच टीमें कोषिकोड पहुंची। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान दुबई से लौटा था। विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 10 छोटे बच्चों समेत 184 यात्री, 4 कैबिन मेंबर, पायलट और को पायलट शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को मौके पर जाने को कहा। देर रात ही रवाना होने के बाद मुरलीधरन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट में जो दुर्घटना हुआ है कल, उसमें 19 लोगों को मृत्यु हो चुका है। तो इसमें से 2 पायलट है और एक माँ और 1 साल की एक बच्चा भी है। तो इसी दुर्घटना को डीजीसीए ने इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी यूनियन मिनिस्टर मुरलीधरन करीपुर पहुंच चुका है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन भी इधर आने वाले हैं। अभी 13 अस्पताल में बाकी लोग जो इस दुर्घटना में उसका इंजर्ड हो गया है, वो 13 अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट में है। इसमें 15 लोग का जो इंजरीज थोड़ा सा सीरियस है। बाकी 123 ट्रैवलर्स उसका माइनर इंजरीज है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कैजुअलिटीज़ और इंक्रीज नहीं करेगा। और आज इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये दुर्घटना कैसा हो गया, और इसके लिए जो डीजीसीए का जो एक्सपर्ट्स है वो इस एयरक्राफ्ट वगैरह को इंस्पेक्ट करेगा। इसमें से एक बात ये है कि जो मौसम बहुत ख़राब दे, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम दे। इसके वजह से जो पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जो पहले एयरफोर्स का पायलट भी थे, दीपक साथे, वो उनकी विजिबिलिटी कम हो गया। फिर उन्होंने ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए भी कोशिश की। इसलिए इधर का एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट है दीपक साथे, इसलिए दुर्घटना में कैजुअलिटी का नंबर कम हो गया है। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा, एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज़ को आग नहीं लगी।
because our task would have been much more difficult if the plane had caught fire. बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो 2 टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है